स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज जो है हम अपनी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज जिसमें हम जीएस पेपर 2 के पार्ट डी को बेसिकली है ना, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि हम आज में जैसे हमने स्टार्टिंग में इनिशियल या स्कोप हमारा और क्या क्या इश्यूज रहे हैं एग्रीकल्चर की सीरीज में, उसको हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में पढ़ा, लेक्चर में पढ़ा। उसका सेकंड लेक्चर अपन ने इंडस्ट्रीज के लिए रिगार्डिंग इश्यूज और क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स निकाले हैं, ये सब चीजें हमने कवर की। आज के लेक्चर में हम उसी सब सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं सर्विस सेक्टर के क्या क्या रिपरकशंस थे, क्या क्या कारण थे कि जो है बहुत ज्यादा इश्यूज हमें फेस करने पड़े विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज सेक्टर, अगर हम बात करें तो ठीक है। तो ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बेसिकली दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड फॉर यू बाय मी माई सेल्फ आची सहानी। एज यू ऑल नो कि ये जो हमारा पूरा मेंस का पेपर होता है वो सब्जेक्टिव वे में होता है, रिटर्न पेपर होता है, राइट। और इसमें जो पूरे आपके जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6 तक होते हैं और हमारी टीम जो है पूरा आपको जो है क्वालिटी ऑफ द, चाहे वो हम कंटेंट की बात करें, लाइक नोट्स की बात करें या फिर हम बात करें वीडियो लेक्चर की, तो दोनों ही बहुत अच्छे से आपके लिए रेडी किए जा रहे हैं। आई होप यू आर लाइकिंग इट। जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं दे नो आर क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। और मेन चीज ये है इन सब चीजों की कि ये सब चीजें जो है दैट इज स्टिक टू आपका जो मेंस का जो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है उसी के तर्ज पे जो है आपके लिए ये पूरी सीरीज जो है रन की जा रही है। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि कई चीजें जो है एड ऑन हुई हैं और कई चीजें डिलीट भी हुई हैं आपके सिलेबस से, लेकिन हम जो पुराना पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए जो है जो नई चीज ऐड ऑन हुई है उसको भी हम और सिस्टमैटिक वे से जो है पढ़ने वाले हैं अपने इन पूरे टॉपिक्स में, राइट। और जो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे तो ये यूनिट 1 का ये जो टॉपिक है सर्विसेज इन इंडिया, बेसिकली इट्स इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स की क्या क्या इसके इश्यूज रहे हैं और क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं टुवर्ड सर्विस या फिर टर्सरी सेक्टर इसको बोला जाता है इकोनॉमी का। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज और टर्सरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज सर्विसेज। तो यही आईटी सर्विसेज, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव, क्या पॉलिसीज लेके आए हैं, ठीक है। और ये पूरे जो पार्ट बी है इसमें अराउंड मतलब ओवरऑल 5 यूनिट्स हैं, इसको हम ऑनगोइंग पूरा जो है कवर करते हुए जो है इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे, राइट। दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। और एट लास्ट हमारे द्वारा डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज जो है रन किए जा रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस की, मतलब पूरा मेंस जो अभी अपन कर रहे हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स, मॉक टेस्ट सीरीज मेंस की आपकी, या फिर प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज या मेंस की, और फिर प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस के टेस्ट पेपर्स हैं उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और एट लास्ट जो है कंप्लीट क्रश कई स्टूडेंट्स को रहता है कि हमें वीडियो लेक्चर से ज्यादा एफिशिएंट हमारे लिए है कि हमें अच्छे नोट्स मिल जाएं, तो सिस्टमैटिक अरेंज्ड मैनर में जो आज की डेट में तो मार्केट पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए काफी ज्यादा जो है मतलब इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ द नोट्स या फिर ज्यादा से आपका सिंपल कहीं से पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, मतलब कोई आपको बोला जाए तो, है ना। तो ये सब चीजें जो है हम आपको पूरा जो है मतलब पूरा आपको बहुत ही अच्छा नोट्स और सिस्टमैटिक अरेंज्ड नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इन कोर्सेज में भी अगर आपको एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट अवेल करना है तो आप हमारी जो है ये रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। और एट लास्ट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली विजिट टू आवर वेबसाइट, और फिर भी तब भी कोई क्वेरी लगती है तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्विसेज की हम बात करें तो लाइक जैसे बड़े बड़े बैंकिंग हो गए, अपन मॉल वगैरह में जाते हैं तो मॉल में हो गया, फ्लाइट्स वगैरह जो चलती हैं, कहीं पे आपका कोई वेटर है, मतलब सर्विस मीन्स की कोई भी सर्विसेज, लाइक आई एम गिविंग योर सर्विसेज लाइक टीचिंग, है ना, आई एम टीचिंग यू, तो ये आई एम डिलीवरिंग माई सर्विसेज। यहाँ पे आके मैं कोई बहुत ज्यादा जो है लेबर वर्क या फिर मशीन वाला काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, आपको अपनी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज है, जैसे आपका डॉक्टर्स या नर्स होते हैं उनकी जो सर्विसेज है वो क्या करते हैं, वो पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज देते हैं, है ना। ऐसी जो है कोई जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये एक उनकी सर्विस है। ऑटो रिक्शा अपन ने जो है ओला उबर कैब की, तो आपको ओला और उबर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज क्या है आपकी सर्विसेज सेक्टर में, मतलब जिसमें आपको एट लास्ट मतलब एक कोई गुड और बेसिकली गुड्स वगैरह नहीं लग रहा है कि मतलब सामान एक जगह से ढोना है दूसरी जगह तक। यहाँ पे आपको क्या लग रही है, यहाँ पे आपको लग रही है सर्विसेज, मतलब आपसे प्रोवाइड की गई कोई चीजें, है ना, आपका कोई वो नॉलेज हो सकता है, तो ये सब चीजें आपकी इसमें आती है, सर्विसेज में आती है। तो दिस सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विस सेक्टर। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो सर्विसेज सेक्टर ही वो सेक्टर है जो कि बूस्ट अप करता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। मान
लीजिए कि प्राइमरी में कहीं पे व्हीट या गेहूं होगा, ठीक है, और उस सेकेंडरी में उस गेहूं के कुकीज बन गए। अब वो अगर जब तक किसी मॉल में जाके या कहीं पे एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज से ना लेके उसको अपन ऐड नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये नई क्वालिटी का जो है व्हीट के बिस्किट बने हैं या कुकीज बनी है, राइट। तो सर्विसेज सेक्टर भी बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है आपके दोनों ही लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। बाय इटसेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर इन एड टू अ सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। मतलब खुद से जो है सेकेंडरी सेक्टर कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये जो गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसको और बूस्टअप और सपोर्ट करता है, ठीक है। गुड ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रक्स, और मतलब मान लीजिए कि कोई सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से, ट्रक से, ये सबसे पहुंचा, तो ये क्या है, ये एक सर्विसेज होगी। ट्रक वालों ने क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी, ट्रेन ने जो है फ्रीट कॉरिडोर की सर्विसेज दी जहां पे आपका मालगाड़ी से आपका एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा। ऐसे आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे वो आपको कोई वो मतलब पैसे तो देते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको खाना पीना नहीं देते, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप बोलते हैं कि यस व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू नीड, है ना। कहीं पे आप कहीं पे भी इंश्योरेंस में जाएंगे, फाइनेंस में जाएंगे, तो यहाँ पे दे ऑल प्रोवाइड यू सर्विसेज, तो इट प्रोवाइड द वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट टू सेम एज द सेकेंडरी सेक्टर। मतलब बेसिकली होता है ये सेकेंडरी सेक्टर में ही और एनहांसमेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन हो जाता है। और बेसिकली जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, व्हाइट कॉलर, पिंक कॉलर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर व्हाइट कॉलर जॉब्स। तो दो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो कि जॉब कर रहे हैं आपके सर्विसेज सेक्टर में, लाइक टीचर, आई एम ए व्हाइट कॉलर जॉब वर्कर, ठीक है, ये चीज हो गया। ये डॉक्टर्स हो गया तो दे आर ऑल्सो व्हाइट कॉलर जॉब, है ना, ये वाला चीज, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट होते हैं। अगर हम देखें तो व्हाइट कॉलर जो होते हैं बिजनेसेस में होते हैं, ब्लू कॉलर अलग चीज होती है, और पिंक कॉलर तो ज्यादातर जो लेडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी सेक्टर में, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट कॉलर हमने देख लिया। पिंक कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स जो है बेसिकली आपके जो है ट्रेडिशनली यही हुआ करता था, जो वुमेन से रिलेटेड वर्क थे उनको हम पिंक कॉलर वर्कर्स बोला जाता था। द टर्म पिंक कॉलर वर्क इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फीमेल ओरिएंटेड जॉब फ्रॉम अ ब्लू कॉलर वर्कर, अ वर्कर इन अ मैनुअल लेबर। तो ज्यादातर जो आपके व्हाइट कॉलर जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े विभागों में लाइक एजुकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इनको अपन ने क्या कह दिया, उनको अपन ने बोला व्हाइट कॉलर। ऐसी ब्लू कॉलर जो लेबरर्स होते हैं, जो मैनुअल अपना हाथ मतलब अपनी बॉडी का यूज करके जो है कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल वर्क, तो उनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। लेकिन उनको हमें फीमेल से डिफरेंशिएट करना था, इसलिए जो मैनुअल वर्क या ओवरऑल जो वर्क फीमेल करती है उसको हमने किसमें कैटेगराइज कर दिया, पिंक कॉलर वर्कर्स में, राइट। सो पिंक कॉलर वर्कर नीड नॉट रिक्वायर्ड एज मच प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, दे डू नॉट गेट इन इक्वल पे और प्रेस्टीज। तो ऑब्वियसली मैनुअल वर्क जो आपका बेसिकली जो ब्लू कॉलर वर्कर जो करते हैं उसके रेस्पेक्ट में जो पिंक कॉलर वर्कर करते हैं उनके लिए, पिंक कॉलर वर्कर्स के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा जो है आपकी ये प्रेस्टीजियस जॉब नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पिंक कॉलर वर्कर। और पिंक कॉलर वर्कर में जैसे कि आपका बेबी सिटर, फ्लोरिस्ट, डे केयर, वुमेन नर्सेज, ये सब जो आपके होते हैं ये ज्यादातर आपकी क्या है, ये पिंक कॉलर स्पेसिफिक जॉब्स हैं, राइट। टुडे वुमेन हैव मोर अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिशनली मेल व्हाइट कॉलर जॉब्स एंड मैन वर्क इन अ ट्रेडिशनली फीमेल पिंक। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपके ब्लू कॉलर वर्कर्स है उसमें आपके ज्यादातर आपके मैन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स है उसमें आपका फीमेल का जो है एम्प्लॉयमेंट या फिर फीमेल का जो बोलना चाहिए ये आपका कोरिलेशन विद द नॉर्मल सिचुएशन जो है वो ज्यादा है एज रिस्पेक्ट टू आपका, अगर हम जनरल बात करें ब्लू कॉलर या पिंक कॉलर की, ठीक है। तो ये चीज हो गया अपना पिंक कॉलर एरिया। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये सब ये छोटे छोटे टर्म्स है जो कि आपके मोस्टली 3 मार्कर्स में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना एक जो टॉपिक आता है दैट इज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज मतलब क्या होता है कि सूरज उगना। तो बेसिकली वो इंडस्ट्रीज जिनका इन फ्यूचर काफी ज्यादा स्कोप है, जैसा कि हमने इंडियन ज्योग्राफी में पूरा फूड प्रोसेसिंग वहां पे मेंस के टॉपिक में आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसका बूस्टअप करना, उसका जो है मतलब बेसिकली खाने को और अच्छा प्रोसेस कैसे किया जाए ताकि वेस्टेज ऑफ द फूड जो है वो कम हो सके, है ना। तो ये सब चीजें आपकी फूड प्रोसेस या उसमें बेसिकली अपन उसकी हाई यील्ड, उसकी वैरायटी जो है चेंज कर देते हैं, या फिर उसकी जो शेल्फ वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको हम फूड प्रोसेस या प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो कि आज की डेट में जो है इन फ्यूचर, अगर आज की डेट में अगर हम जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा रैपिड बूम या फिर इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। और बेसिकली
बेसिकली जितने भी आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर आपका फोकस उनका क्या रहता है, सनराइज इंडस्ट्रीज में, क्योंकि एट लास्ट उनको भी जो प्राइवेट सेक्टर अगर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली उनका जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, मनी मेकिंग होता है, ठीक है। तो द इंडस्ट्री इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई ग्रोथ रेट, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, जनरली हैव प्लेंटी ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर एंड इन्वेस्टर्स गेट अट्रैक्टेड टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो द सेक्टर विच हैव वेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि वो इंडस्ट्रीज जो कि मतलब इन फ्यूचर जो है डिक्लाइन मोड में जा सकती है, डिम हो सकता है उसका लॉन्ग टर्म जो उसका इन्वेस्टमेंट है या ग्रोथ है उसकी और रिटार्ड हो सकती है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, सनसेट, जो डूबता हुआ सूरज होता है ना, तो सनसेट इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। एंड एग्जिस्टिंग इंडियन सेक्टर दैट कैन बी टर्म एज सनराइज इंडस्ट्रीज, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी तो आपकी सनराइज इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT डिपार्टमेंट होता है वो आपका सबसे ज्यादा जो है सनराइज या बूमिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइक टेलीकॉम सेक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर सेक्टर जो पूरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद रिटेल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, एज आई ऑलरेडी डिस्कस की फूड प्रोसेसिंग आपका एक बूम है इन द प्रेजेंट सिचुएशन विच विल गिव यू एन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ओके। और एट लास्ट आपका फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सब भी आपकी सनराइज इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपसे 3 मार्कर्स में अगर डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पूछे सनराइज इंडस्ट्रीज के तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सनराइज इंडस्ट्री को डिफाइन करने को बोले तो यू कैन डिफाइन इट, एंड एट लास्ट सनसेट इंडस्ट्रीज भी क्या होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ट्रेंड जो कि सर्विस सेक्टर का चला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू आस्क द व्हाट इज द प्रेजेंट ट्रेंड इन द विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और विद रिस्पेक्ट टू अ ग्लोबल मार्केट विद टूवर्ड सर्विस सेक्टर। तो आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए। तो अगर हम सिंस अगर मतलब बहुत पुराने जमाने, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं आपका ज्यादातर ये 1991 के जो इरा के बाद से ही सर्विसेज सेक्टर जो टर्सरी सेक्टर है वो बूम में आया है, ठीक है। तो हम इसको बहुत ज्यादा तो सिंस इंडिपेंडेंस तो उस समय इतनी सर्विसेज थी नहीं, क्योंकि वी मोस्टली फोकस ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। हमने ज्यादातर एग्रीकल्चर और अपनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे ही फोकस किया था, तो उस समय हम बहुत ज्यादा जो है अपना सर्विस सेक्टर को फोकस करते नहीं थे। तो अगर जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे, जो ईयरली इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो 2013 में जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब जो ग्रोथ रेट है आपका सर्विसेज सेक्टर का वो 9% है, जो कि जस्ट बिलो देन चाइना, मतलब आपके चाइना से सिर्फ और सिर्फ चाइना का 10.9, तो मतलब कुछ ही कदम जो है चाइना से आपका कम था ड्यूरिंग द लास्ट 11 ईयर पीरियड फ्रॉम 2011 टू 2012। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिकली क्या होता है, द रेट ऑफ रिटर्न दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू ग्रो फ्रॉम इट्स बिगनिंग बैलेंस टू इट्स एंडिंग बैलेंस। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि कितना जो है उस ऊपर जो अपना एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड होता है, कि उसके भी इंटरेस्ट को नेक्स्ट ईयर जोड़ लिया जाता है, तो वो जो है लॉन्ग टर्म जब अपन ने कैलकुलेट किया तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरीके से इससे क्या हो रहा था कि एट लास्ट हमारा जो है फाइनेंस, मतलब बेसिकली फाइनेंस या फिर GDP अपनी ही कंट्री की, अपने ही देश की अच्छी हो रही थी इफ वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स बूस्टिंग ऑफ सर्विसेज सेक्टर, राइट। और अगर दिस ट्रेंड हैज कंटिन्यूड, मतलब उसके बाद जो है तो 2016-17 की भी बात करें तो मतलब ये कंटिन्यूड रहा, मतलब 9 का आपका 8.7 नियरली, ठीक है। फिर अकाउंटेड फॉर 58% ऑफ द इंक्रीज इन द टोटल GVA, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है इनकी सर्विसेज सेक्टर में फाइनेंस का, वो काफी बढ़ गया। बिटवीन 1990 से 2004-5 की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इन टर्सरी सेक्टर भी करीब 22%, जैसे हम बोलते थे कि मतलब अराउंड 70% आपका प्राइमरी सेक्टर या इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड रहती थी इकोनॉमी, लेकिन धीरे धीरे जो है 2004-5 के ट्रेंड तक आते आते ये काफी चेंज हो गया। और सर्विसेज सेक्टर में ऑब्वियसली आपका मतलब आपकी जो है बोला चाहिए कि लाइवलीहुड भी काफी अच्छी होती है, सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत अच्छी होती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी सेक्टर। तो इसलिए टर्सरी सेक्टर का आपका जो बेसिकली ग्रोथ रेट या एम्प्लॉयमेंट जो हो गया वो कितना 22% हो गया, और आपका 44% जो है सर्विस सेक्टर का जो कांस्टेंट GDP, जो कि इंडिया की GDP में जो कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो 44% हो गया। तो टर्सरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अमाउंटेड 25%, अभी जो प्रेजेंट अगर अराउंड देखें तो नियरली ये 30% चल रहा है, ठीक है। एंड डिस्पाइट
डिस्पाइट द फैक्ट दैट 55% ऑफ द GDP केम दिस सेक्टर। तो बहुत अच्छी चीज है कि 30% जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर लोग हैं वो 55% ऑफ द GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बचा जो 45% है वो आपका 70% ऑफ द वर्कर कर रहा है। तो ऑब्वियसली सर्विसेज सेक्टर जो है वो सबसे अच्छा बूस्टिंग है सनराइज इंडस्ट्रीज, मतलब सनराइज सेक्टर बोलना चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बिहाइंड सर्विसेज सेक्टर, तो दिस ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर हैज अकम्प्लिश्ड बाय सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सर्विसेज जो है देने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह पूरा शिफ्ट ही होना पड़े अपना बोरिया बिस्तर लेके। ऑब्वियसली अपन क्या कर सकते हैं कि एक देश से दूसरी देश या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अपनी सर्विसेज विदाउट द मूवमेंट ऑफ आवर्स, मतलब हमारा खुद का मूवमेंट हुए बिना ही अपन क्या कर सकते हैं सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है ना। फिर इंडिया सक्सेस इन द सर्विस एक्सपोर्ट एरियाज हैज मेंट दैट इट शेयर्स द सर्विसेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, मतलब 38% मच हायर देन द कंट्री सच एज चाइना। तो इंडिया का जो सर्विसेज जो अपना कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई या फिर इंटरनेशनल जो फोन कॉल टेलीफोन ये सब जो सर्विसेज होती है वो हमारी इंडिया की हमारी बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें किस रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर में, तो मतलब ये अराउंड 38 to 40% जो है इसका बूस्टअप है। तो ये काफी अच्छी चीज मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दैट सक्सेस हैज इट, और ऑब्वियसली जब आपका ग्रोथ इतना अच्छा होगा, इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा होगा, एक्सपोर्ट इतना अच्छा होगा, तो वो आपकी एट लास्ट किस में काउंट होगी, दैट विल काउंट इन योर GDP, ठीक है। तो आपका उसकी वजह से GDP भी बहुत अच्छा होता है, और GDP अच्छा है तो एट लास्ट आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है। सो दैट्स ऑल कि दिस ये सब आपके क्या है इंपॉर्टेंस है सर्विसेज सेक्टर के, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे इंडिया नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक, जो पूरा जो अकाउंट्स का स्टैटिस्टिक ये सब चीजों को मैनेज करता है, उसने इंडिकेट किया कि जो आपके न्यू और मोर प्रोडक्टिव सर्विसेज एंड लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट जो सर्विसेज होती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, वो जो है अराउंड 28.5% जो है जी ग्रॉस वैल्यू एडिशन को जो है टोटल जीवीए कंट्री के ऐड करती है। तो ये काफी अच्छी चीज है ना। उसमें भी अपन अगर रेलवेज वगैरह का फिगर मिला लीजिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व करती है, तो इन टोटल 34.2। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बूम है आपके कि मतलब कम लागत में जो है ज्यादा आपको प्रॉफिट या फिर मतलब ज्यादा आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें टर्शरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर हमसे मतलब इन फ्यूचर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज इट ट्रू दैट सर्विस सेक्टर इज अ बूम, क्या मतलब या सिर्फ हम ये सिर्फ पेपर वर्क पे या सिर्फ नॉर्मली पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा कुछ रियल डेटा से भी बताता है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें 1990 से हैज लार्जली बीन अकाउंटेड इन एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर। तो ज्यादातर जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है ना, उसका मेन रीजन भी आपका क्या है, आपका सर्विसेज सेक्टर का बूस्ट अप होना है। आपका जो एक्सपोर्ट पहले जो इम्पोर्ट करता था, हम मतलब इतना इम्पोर्ट करते थे, आज की डेट में हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। तो वो कारण भी आपका क्या है कि आपका सर्विस सेक्टर इतना बूम में है कि आप जो है अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड को जो है बैलेंस का मतलब एक तरीके से एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हो। एंड द राइज ऑफ द शेयर ऑफ द सर्विसेज इन GDP हैज पर्टिकुलरली शार्पन। आज की डेट में अराउंड 55 to 56% अगर मूव इन फ्यूचर, बड़ी बात नहीं है कि ये मतलब USA जैसे जो डेवलप्ड स्टेट्स है उनका 90% जो है टर्शरी सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारा जो है धीरे धीरे देखा जा रहा है कि GDP में भी शार्प जो है आपका पर्टिकुलरली बढ़ रहा है शेयर, ठीक है। एंड इन दिस इवेंट सर्विसेज एज अ ग्रुप केम टू डोमिनेट द इंडियन इकोनॉमी अकाउंटिंग जो मोर देन हाफ ऑफ इट GDP। अभी भी आज की डेट में भी मोर देन हाफ जो GDP आपकी टर्शरी सेक्टर से ही आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी इसकी 10-9 वगैरह ये सब अपने देखा कि काफी अच्छी चल रही है। एंड दिस ट्रेंड हैज कंटिन्यूड विद शोन बाय द GVA फ्रॉम सर्विसेज ग्रोइंग एट 8.9%, ठीक है। और 58% टोटल GVA का इंक्रीज हो गया। एंड दिस ग्रोथ इन services has also been accomplished by a significant increase in the export of services। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और इसी की वजह से हमारा जो पहले हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव में जाता था, आज की डेट में हमारा पॉजिटिव में है। मतलब हमारे पास रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है ना, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व है, ताकि हम इन सिचुएशन इन ड्रास्टिक लाइफ सिचुएशन कभी दिक्कत आ जाती है तो हम चीजें अच्छे से खरीद सकें, अच्छे से मैनेज कर पाए, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट अगर सर्विसेज में देखें तो आप देख रहे हो करीब जो है आपका
मतलब चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, यूएसए से वगैरह से भी कम है। ये अगर अराउंड देखें आप तो 40-39 को टच कर रहा है परसेंट, और ये जिससे जैसे यूके जो है वो 40-43 का उसका डेटा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी, तो ये अच्छी चीज है। अब उसके बाद कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल पाते हैं, या जो जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर स्किलिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो सेक्टर कैसे आपके सर्विसेज सेक्टर के साथ जो है हाथ में हाथ मिला के जो है अच्छे से काम कर सकते हैं, ताकि एट लास्ट क्या हो कि इनकी भी इकोनॉमी बूस्टअप हो सके। तो द नॉर्मल प्रिजम्पशन दैट फॉलोज इन द डाइवर्सिफिकेशन इनटू हाई प्रोडक्टिविटी सर्विसेज अकाउंट इन इंडिया प्री मैच्योर इंक्रीज इन द रिलेटिव शेयर्स ऑफ सर्विसेज इन टोटल। मतलब ये तो पहले तो आपको सिंपली बता रहा है कि आपका जो ओवरऑल जीडीपी में है, जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जो है आपका इसका कंट्रीब्यूशन मोर देन हाफ हो गया है। ये अच्छी चीज है। हाउएवर दीज अनऑर्गेनाइज सर्विसेज आर नोन एज कैरेक्टराइज्ड एज एक्सट्रीमली लो अर्निंग। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सर्विसेज या सेक्टर्स वो सर्विसेज होती है जो कि बहुत, मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई एक, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो कि पूरी एक तरीके से लीगल कंपनी है, उसके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, अब वो अपना काम क्या एक छोटी मोटी कंपनी से करा रही है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उनको पैसे भी दे रही है, और उसकी वजह से एट लास्ट क्या हो रहा है कि उनको भी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या इन सब सर्विसेज को जो है फॉलो नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये जो कारण बन जाता है, ये आपका क्या करता है, ये आपका बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर देता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बूस्टअप करने में। तो और ऑब्वियसली जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन सब चीजों पे फोकस करेगा तो थोड़ा सा उनका भी जो है लोग जो है जो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर्स में देखी जाती है, उसको भी जो है उसको बूस्टअप करने में जो है इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सर्विसेज सेक्टर है वो कोई गुड्स नहीं मिलाता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी करता है सेकेंडरी सेक्टर की। तो हाउएवर दीज अनऑर्गेनाइज सर्विसेज आर नोन टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो अर्निंग विच ग्रो बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं, उनको बूस्टअप करने के लिए हमारा सर्विस सेक्टर जो है एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करता है। तो अब इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ग्लोबली कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल आउटपुट। तो सिर्फ हम इंडिया की जब अगर बात नहीं करें, तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये बहुत ही सबसे बड़ा और सबसे तेजी से जो है ग्लोबली कंट्रीब्यूट करना, या फिर ग्लोबली इकोनॉमिक में, या फिर लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी भी जो है प्रोवाइड करने वाला सबसे अच्छा, लार्जेस्ट और फास्टेस्ट सेक्टर माना जाता है। ठीक है, और मतलब इतना ज्यादा ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसा जैसा आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिमांड लोगों की जो है चेंज हो रही है, कंज्यूमर सेंट्रिक हो रही है, कंज्यूमर का जो है टेस्ट चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से उनको अच्छी से अच्छी जो है क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपका एट लास्ट क्या हो रहा है कि आपका ये पूरा टर्सरी सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा बूम हो रहा है। एंड सर्विस सेक्टर इंडिया अकाउंटेड मोर देन हाफ ऑफ इट जीडीपी। ये हमने कई बार देख लिया, और अभी प्रेजेंट में ये 59 to 60% जो है इसका ट्रेंड है। एंड की सर्विसेज इंडस्ट्री जो कि लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स विल हेल्प टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड डिलिजेंट ह्यूमन कैपिटल हु इन टर्न कैन कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशंस ग्रोथ। तो आपकी जो एजुकेशन हुआ, हेल्थ सर्विसेज हुआ, ये सबसे ज्यादा जो है अपनी सर्विस सेक्टर इंडिया में स्पेसिफिकली, बाकी इंडिया में जो अपन ने सनराइज इंडस्ट्रीज पढ़ी ना, लाइक टेलीकॉम सेक्टर्स एंड फूड प्रोसेसिंग, इन सब चीजों पे भी इंडिया को इन फ्यूचर वर्क करना है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आपके प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा बूस्टअप पे चल रहा है, फास्ट और लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में चल रहा है इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, और टर्सरी सेक्टर में, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, मार्क इंक्रीज इन द सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ इन द पोस्ट लिबरलाइज्ड एरा। तो बेसिकली जो पूरा आपका लिबरलाइज्ड एरा है, मतलब जो आपका 1991 से जो है एलपीजी इरा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो सिनेरियो आया, उसकी वजह से जो क्या हुआ कि और हमारा जो है बेसिकली कंपनीज को खोलना, कंपनीज की बेसिकली प्रोसेसिंग करना, हायरिंग करना, ये सब चीजें, और डी लाइसेंसिंग की वजह से लाइसेंसिंग पॉलिसीज वगैरह जो है बहुत ज्यादा जो है डील रेगुलेट या इजी नॉर्म्स कर दिए गए, जिसकी वजह से और ज्यादा मतलब इंडियन इन्वेस्टमेंट तो आया ही, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगा। तो अकाउंट पर मतलब आपका जीडीपी काफी ज्यादा जो है बढ़ने लगा, और ये हर साल जो है करीब 10% 9% की इसकी ग्रोथ रेट भी होती है। द रैचेटिंग ऑफ ओवरऑल ग्रोथ, अगर हम इसकी जो कंपाउंड
जो ग्रोथ रेट अपन देख रहे हैं वो अराउंड सिंस अगर देखे जाए 1980s मतलब 90s से जब से एलपीजी रहा है तब से ये बढ़ते ही जा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा बूस्टअप है, ठीक है, मतलब इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में। अब उसके बाद हम देखें एफडीआई में कि एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसा है सर्विसेज सेक्टर में इंडिया के रिस्पेक्ट में ये चीज कैसी है। तो 44 पॉइंट जो एफडीआई जो परसेंट आपका एफडीआई इनफ्लो होता है वो 2000 से 2009 के बीच में अगर ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 44% आपका एफडीआई किससे आपका जो है आपका सर्विसेज सेक्टर में आपका कंट्रीब्यूट किया। और ये चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हो वो अट्रैक्ट करती हैं एफडीआई को। एंड नॉट ऑल सेक्टर्स आर फुल्ली ओपन फॉर एफडीआई, क्योंकि कुछ आपके सिक्योरिटी नीड्स की वजह से हम सारे सेक्टर्स को जो है ओपन नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमको रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और हमें जो है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखना है कि किसमें हम सर्विसेज जो है डिफेंस की सर्विसेज अपन एफडीआई में थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर ये जो टेरर अटैक होते हैं वही हायर कर लेंगे, हैम्पर कर लेंगे और पूरा जो है तबाह कर देंगे देश को ना। तो कुछ जो सिक्योरिटी इश्यूज के जो आपके जो मतलब बेसिकली जो बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं वहां पे एफडीआई नहीं अलाउ होती है। बाकी अगर हम सर्विसेज में भी देखें तो आपकी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जहां पे आपकी फाइनेंशियल बूस्टअप या लोगों की लाइवलीहुड अच्छी हो सकती है, गवर्नमेंट उसको देखती है, सोचती है और उसके बाद जो है एफडीआई उसमें कितना परसेंट लेके आना है ये सब करती है। लेकिन अगर हम 2009 मतलब तक की बात करें तो ये करीब 44% आपका एफडीआई का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो दिस इज सच एन ह्यूज अमाउंट, राइट। अगर हम इसके बाद बात करें कि एफडीआई अगर रिटेल्स में जो मतलब आपकी ब्रांडिंग है कि कोई प्रोडक्ट है रिटेल सेक्टर है उसमें, तो एफडीआई इन अ सिंगल ब्रांड रिटेल इज परमिटेड अराउंड 50%। पहले जो 50% किया गया था 2000 की पॉलिसी जो एफडीआई की सर्विसेज सेक्टर की, अब लेकिन ये 100% टोटल मतलब आपकी कोई जैसे आपने सुना होगा कि फ्यूचर ग्रुप जो बिग बाजार का होता है या हिंदुस्तान लेवर जो है ना यूनिलेवर फाउंडेशन जो पूरा है, तो इसमें क्या है आपका कि बेसिकली पूरा सिंगल ब्रांड अगर कोई आपकी है तो उसमें 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। मल्टीपल ब्रांड है तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन कुछ शेयर्स जो है आपके एफडीआई में ले लिए जाते हैं। फिर उसके बाद परमिटिंग एफडीआई इन रिटेल इन अ फेज्ड मैनर बिगिनिंग फ्रॉम द मेट्रोज, इंसेंटिवाइजिंग एग्जिस्टिंग रिटेलर्स टू मॉडर्नाइज कुड हेल्प द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज फार्मर्स। तो धीरे धीरे जो है इसको सेक्टर्स को खोला जा रहा है। लाइक जो दिल्ली मेट्रो में आपका पूरा जो रिलायंस वाला जो आपका एयर मेट्रो जो पूरा जो चलती थी एयरवे वाला जो एरिया था, एयरपोर्ट वाला लेन थी, वो पूरी आपकी प्राइवेट थी, ठीक है। आजकल जो है ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी जो है प्राइवेटली कराए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर देखते तो हैं कि हम धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इसको देखते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये बूस्टअप कर रहा है अपनी इकोनॉमी को। प्रॉफिटेबल तो चलो सेकेंडरी है आपका, सबसे पहले इकोनॉमी को तो अपनी इंडियन सिक्योरिटी को तो हैम्पर नहीं कर रहा। तो एफडीआई इन रिटेल इन ब्रिंगिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जितनी अच्छी आपकी फास्ट सप्लाई होगी, जितनी अच्छी अपनी टेक्नोलॉजीज होगी, ऐसे ही तभी हमारा सर्विसेज और फिर जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो और बूस्टअप होगा। एंड द मूव ऑफ और एफडीआई इन रिटेल हैज बीन अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द मूव कुड रिजल्ट इन अ वाइड स्प्रेड क्लोजर ऑफ स्मॉल टाइम शॉप। तो जो छोटा मतलब इसका एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये भी है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है इसकी वजह से जो छोटी छोटी दुकानें होती है लोग उससे जो है स्विच करके आपकी बड़ी दुकानों में आना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। उनको वैरायटी मिल जाती है, ठीक है, मतलब आपके जो प्राइजेस का बैलेंस भी कर सकते हैं। दिस वे आउट कुड बी लेड डाउन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ऑपरेशन फॉर द फॉरेन रिटेल चेन। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हमें अपने इंडिया की चेन को जो है खराब नहीं करना है, हमें फॉरेन की चेन को भी बैलेंस करके रखना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक फेज्ड मैनर में एफडीआई सर्विसेज में भी रिटेल सेक्टर में सोचनी पड़ेगी। अब हम अगर इंश्योरेंस की बात करें तो देयर इज अ प्रपोजल टू रेज एफडीआई। अभी करीब 26% अभी जो 26% एफडीआई का परसेंटेज चल रहा है, अभी उसमें डिबेट है कि इसे 49% कर दिया जाए। A bill for this has been pending before the parliament. Some new sectors in insurance should be opened up like health insurance. This will enable India's export super specialty hospital. तो आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया की हेल्थ सेक्टर जो है वो और बूस्टअप हो सकेगा। मेडिकल टूरिज्म, लोग बाहर से जो है इंडिया में आएंगे तो वो मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी। बट लेकिन ये अभी जो है अभी ये पूरा जो है इसको सोच विचार करना है, इसलिए जो पूरा बिल है वो पूरा पार्लियामेंट पे इन पेंडिंग प्रोसेस पड़ा हुआ है कि एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में और बढ़ा सकते हैं क्या ये सिक्योरिटी को, हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को हैम्पर तो नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें बैंकिंग, तो देयर इज अ स्कोप फॉर अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अब्रॉड। तो अब्रॉड से देश विदेश से अब जो है और ज्यादा जो है अपन एफडीआई को बूस्ट करने के लिए जो है बैंकिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अभी जैसे कि करेंटली में जो आपका चल रहा है ये अराउंड 74% जो है आपका चल रहा
रहा है बैंकिंग में। देयर इज अ 10% लिमिट ऑन अ वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट टू बैंकिंग। जो कंपनीज है उनके पास जो वोटिंग राइट, जो आरबीआई का जो वोटिंग राइट होता है ना, जब सीआरआर, रेपो, ये सब अपन जब बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो उसमें जो है बैंक्स का भी एक वोटिंग राइट होता है, तो 10% ही एफडीआई के थ्रू मिलता है इनको। एफडीआई इन बैंकिंग शुड बी सीन इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ओवरऑल अगर हमें फाइनेंशियल, क्योंकि बैंकिंग अभी जैसे देखा जा रहा है तो नेशनलाइज बैंक जो है अपने वो ज्यादा क्या है आरबीआई या फिर गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, लाइक एसबीआई, है ना। तो इन बैंक्स में भी अगर एफडीआई आएगी या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बैंकिंग सर्विसेज भी और अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हैम्परिंग साइड में चली जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपनी रेलवेज में, एफडीआई रेलवेज में, लाइक राकेश मोहन कमेटी जो है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हैड रिकमेंडेड थ्रोइंग अप द एंटायर रेलवे सेक्टर ओपन फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो एक कमेटी बैठी गई थी, लाइक उनका मतलब जो हेड थे उस कमेटी के, होते तो 5-6 मेंबर्स है, लेकिन जो हेड ऑफ दिस कमेटी थे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि हमें रेलवे में जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि रेलवे में भी गवर्नमेंट का बहुत पैसा जो है लगता है। तो क्यों ना प्राइवेट को जैसे भी हम इन्वॉल्व करते हैं ना, तो प्राइवेट ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और फिर प्रॉफिट कमा के देगा तो एटलास्ट गवर्नमेंट का भी तो उसमें शेयर होगा ना। तो इसलिए जो है प्राइवेटाइजेशन करने का सोच रहे हैं रेलवे का। तो ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, अगर आप इस फैक्ट्स को लिखेंगे तो ये और अच्छा रहता है। तो ये राकेश मोहन कमेटी ने, एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री पेपर ने भी सजेस्ट किया कि 96% ऑफ द रेलवे जो है अभी बेसिकली इसका करंट सिनेरियो यही है कि आपका जो है ड्रॉट लाइक सिचुएशन, या मतलब बहुत ही ज्यादा जो डिक्लाइनिंग फेज में आपका जो पूरी जो सर्विसेज सेक्टर चल रहा है वो आपका क्या हो कि वो और ज्यादा जो है बूस्टअप हो सके। तो इसलिए रेलवेज में भी एफडीआई का या फिर आपका जो है प्राइवेट का सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना जाने का सोचा जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी अंडर पेपर है, ये अभी पेंडिंग में चल रहा है। रेलवे का हुआ, इंश्योरेंस का भी आपका इतना ज्यादा, बैंकिंग में भी आपका 49% ही है। ठीक है, अब शिपिंग की बात कर लेते हैं। तो इंडिया शिपिंग टनेज जो है इज इनएडिक्वेट, अकाउंटिंग ऑफ मेरे, मतलब बेसिकली अकाउंटिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम जो है शिपिंग में भी आपका प्राइवेट सेक्टर को बूम करें, सर्विसेज, मतलब शिपिंग भी एक तरीके से सर्विसेज ही है। तो दिस शेयर ऑफ इंडिया वेसल कैरेज ऑफ इंडिया, मतलब 40% जो है, मतलब 1980 से आज की डेट में 9.5, मतलब और आपका जो है धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये ड्रॉप आउट होने का मेन कारण ही यही है कि अपन बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस इंडस्ट्री को। ठीक है, तो इस शिपिंग इंडस्ट्रीज को भी अगर अपन और ज्यादा से ज्यादा जो है अपन हैम्पर करेंगे और अपन इसको क्या है बूस्टअप करेंगे और अपन इसमें एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो एट लास्ट क्या होगा कि आपका ही, मतलब अपना ही इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो आपके अलग अलग अपन सिनेरियोज देख रहे हैं, अकाउंटेंसी, लीगल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विसेज, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आपकी क्या करेंगी, ये सब आपकी सर्विसेज हैम्पर करेंगी, बूस्टअप करेंगी ओवरऑल सर्विसेज को। तो लाइक हमने क्या क्या सर्विसेज देखी, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके जो है मेंस में आपको एफडीआई या फिर सर्विसेज सेक्टर में क्या क्या बूमिंग सेक्टर है ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमने रिटेल के बारे में जाना, इंश्योरेंस के बारे में जाना, बैंकिंग के बारे में जाना। ठीक है, रेलवेज के लिए भी मतलब एक पेंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है, बात चल रही है, लेकिन अभी जो है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क नहीं बना है। शिपिंग इंडस्ट्रीज के भी बारे में बात की। ठीक है, तो इन अ नटशेल अगर हम बोले तो रिटेन द कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस इन दो सर्विस सेक्टर वेयर इट हैज ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड सच एज आईटी और आईटीज। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा और फोकस अपना सर्विस सेक्टर्स में आईटीज, जैसे हमारा हम इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज को जो है प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो आईटी सेक्टर और इन सब सेक्टर्स को हम और बूमिंग स्टेज में जब अगर देखेंगे तो ये हमारा एट लास्ट क्या करेगा, ये हमारा सेक्टर और ज्यादा जो है हैम्पर करेगा, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल जब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो और कॉम्पिटिटिवनेस आएगी हमारी ओवरऑल ग्रोथ में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस या व्हाट आर द पॉजिटिव साइड ऑफ सर्विसेज सेक्टर, तो आप यही बोल सकते हैं कि जो अपनी कंट्री, आपने अभी भी देखा कि ओवरऑल भी जो है 38 to 34% जो है, 34 to 38% जो है एम्प्लॉयबिलिटी जो है ये प्रोवाइड कर रही है वर्ल्ड लेवल पे, है ना। हम अपना जो है सर्विसेज सेक्टर इतना अच्छा दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी रिटेल की सर्विसेज, मतलब ये हमारी जो कंट्री जो है रिटेन कर सकता है एक ओवरऑल आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, या हमारी हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी है, तो हम उन्हीं सब चीजों को और अच्छा रोड मैप बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टास्क इज टू मेक फॉर इनटू सम ट्रेडिशनल रिलीम सच एज टूरिज्म। लेकिन हमने बात की कि अगर हम एफडीआई मेडिकल सेक्टर में अगर बढ़ा देंगे तो हमारा मेडिकल टूरिज्म बढ़ जाएगा। बाहर से जो, जैसे हमारे इंडिया के लोग
बाहर इलाज कराने जाते हैं, तो इन फ्यूचर क्या हो जाएगा कि लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया आया करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और बूस्टअप होगी। शिपिंग में अगर FDI हो जाता है तो शिपिंग सेक्टर भी और ज्यादा अच्छा बूस्टअप कर सकता है। मेक अ सीरियस इनरोड इनटू ग्लोबली ट्रेडेड सर्विसेज इज स्टिल नीचे, मतलब ये अभी बहुत ही ज्यादा न्यू या फिर एक तरीके से बोलना चाहिए कि चाइल्ड फेज में है अभी ये, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, अकाउंटेंसी, लीगल एंड अदर बिजनेस सर्विसेज वेयर द कंट्री पोजेज अ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट बट हैज अ डिस्प्लेड साइन ऑफ मेकिंग अ डेंट इन द ग्लोबल मार्केट। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बोले कि आपका जो है अच्छे से अच्छा हमें सर्विसेज सेक्टर को अगर अच्छा करना है तो अभी ये नीचे या फिर अभी अपब्रिंगिंग कंडीशन में है, लेकिन अगर हम फ्यूचर इस पे और ज्यादा जो है अच्छी जो है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करें तो हमारा सर्विस सेक्टर और बूस्टअप हो सकता है, और फिर हम जो हमारे पास जो हमारा कंट्री का अभी जो डेवलपिंग का टैग है ना उसको इन फ्यूचर हम डेवलप्ड का ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो डेवलप टैग हो जाएगा, मतलब कि आपका 90% जो है आपको सर्विसेज सेक्टर से मिल रहा है, मतलब आपकी इकोनॉमी की या फिर GDP या GVA जो आपका है वो 90% आपका सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है। और सर्विसेज सेक्टर अगर इतना हैम्पर कर रही है तो ऑब्वियसली लोगों की लाइवलीहुड भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफी कारण मतलब काफी चीजें लाइक मानसून, वेदर, क्लाइमेट, ये सब चीजें जो है मतलब एक तरीके से जो है मतलब एक ट्रॉमा काइंड ऑफ सिचुएशन, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर के इश्यूज में पढ़ा था तो एक फार्मर सुसाइड काफी बड़ा इशू माना जाता था, लेकिन IT सेक्टर में इस टाइप का बूमिंग मतलब इतने सारे सेक्टर्स हैं कि एक अगर रिटायर्ड मोड में चले जाएगा तो अपन दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए एक बैलेंस और फेज्ड मैनर में इस सेक्टर को हमें और बढ़ावा देना पड़ेगा। तो दिस रिक्वायर्स अ रेसिप्रोकल मूवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया इज ओपनिंग अप टू ओन मार्केट, मतलब हमें खुद ही से मार्केट अच्छा करना पड़ेगा। लिबरल FDI वगैरह जो है उसको भी मतलब ठीक है, लेकिन और ज्यादा हमें सर्विसेज सेक्टर के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको और इजी करना पड़ेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है मोटिवेट हो और इस सेक्टर में जो है अपना एक तरीके से बूस्टअप या अपना जो है इस सेक्टर में जो है अपना ध्यान दे कि हम इस सेक्टर में भी जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर इस सेक्टर में जो है और हम जो है सोच सकते हैं अपना इन्वेस्ट करना। सेटअप स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बॉडीज और अच्छी अच्छी बॉडीज बनाई जाए, लाइक डोमेस्टिक लेवल में, लाइक हम बात करें हमारा शिपिंग जो है डाउनफॉल में जा रहा है तो हम डोमेस्टिक लेवल पे शिपिंग को और अच्छा हैम्पर करने के लिए या फिर उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए शिपिंग सेक्टर की शिपिंग सर्विसेज की उसको हम क्या कर सकते हैं डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनली इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक हम रेगुलेटरी एजेंसीज बना सकते हैं, स्पेसिफिक कोई बिजनेस बना सकते हैं। एंड नॉन इक्विटी मॉडल फॉर एंगेजमेंट कुड बी यूज फॉर बाईपास द पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। कई बार क्या होता है पॉलिटिकल ट्रॉमा, सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आ गई, तो इनकी वजह से भी आपके सिर्फ ये सर्विसेज सेक्टर की बात नहीं है, ये आपकी ओवरऑल ये आपका फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की या फिर सेकेंडरी सेक्टर की तो ओवरऑल जो है पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से काफी जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हमको बेयर करना पड़ता है। तो दैट इज ऑल अबाउट हमारा सर्विसेज सेक्टर। तो हमने बेसिकली सर्विसेज सेक्टर होता क्या है, उसके बाद हमने जो लोग सर्विसेज सेक्टर में जो हाई लेवल पे काम करते हैं लाइक बैंकिंग में, एजुकेशन में, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आपका जो है जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हुए, अच्छे रेगुलेटरी एजेंसीज हुई, ये सब भी आपकी वर्क कर रही है सर्विसेज सेक्टर में। और यही सर्विसेज सेक्टर में हमने डिफरेंट आपके जो है सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, हमने ये सब चीजें देखी और एट लास्ट फिर हमने यही देखा कि कैसे हम और चीजें जो है हैम्पर कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है हमारा अच्छा बूस्टअप हो सके आपका सर्विसेज सेक्टर का। सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। हम आज की क्लास को यहीं पे जो है बाइंड अप करते हैं। वी विल मीट अप इन टुमारोज लेक्चर। कल के लेक्चर में हम फिर से नया टॉपिक जो है अच्छा टॉपिक जो है दैट विल बी और मोटिवेटेड। ये थोड़ा सा जो है ना थ्योरी बेस्ड ज्यादा हो जाता है आपका, जैसे आपको सिंपली लाइक एग्रीकल्चर की हमने बात की, इंडस्ट्री की बात की या सर्विसेज की बात की। जो यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है ना ये थोड़ा सा आपका बहुत ज्यादा जो मतलब इसमें रटना तो नहीं है बट थ्योरी पार्ट ज्यादा है। ठीक है, तो एक बार समझ बस पैदा करनी है कि कैसे कैसे क्या इश्यूज हैं, कैसे गवर्नमेंट उसको टेकल आउट कर रही है। तो ये सब चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल for today. Thank you and have a great day.